कर्मवीर जंगल मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। राम राम भाइयों, मैं परेश उपाध्याय आप सभी का रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम पर स्वागत करता हूं। मेरी माटी मेरा खेत कार्यक्रम में एक बार फिर हम लेकर आए हैं आपके खेतों और खलिहानों से जुड़ी वो बातें जो आपके कृषक जीवन को बेहतर बनाती है। इस बार हमारे साथ है मिट्टी का परीक्षण कब, क्यों और कैसे किया जाए, इस बात पर जानकारी देने के लिए डॉक्टर रमेश चंद्र जैन। नमस्कार। डॉक्टर रमेश चंद्र जैन प्रधान कृषि वैज्ञानिक मृदा विज्ञान के पद पर कार्यरत है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की विजयपुर इकाई द्वारा प्रायोजित है। एनएफएल एक शेड्यूल ए मिनी रत्न कंपनी है जो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा संगठन है और देश में नाइट्रोजन उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। किसानों का मित्र, राष्ट्र का गौरव। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये मिट्टी का परीक्षण क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए आप। सबसे पहले रेडियो कर्मवीर के श्रोता सभी किसान माताओं, बहनों और किसान भाइयों को मेरा राम राम, नमस्कार। आज का बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने परेश जी कि हम मिट्टी का परीक्षण कब, क्यों और कैसे करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हमारी जो मिट्टी है वो हमारे समान जीवित है और इसकी जीवितता को बनाने के लिए हम विभिन्न उपक्रम करते हैं और जिसमें पहला जो कार्य है कि मिट्टी में जीवटता कितनी बची हुई है, क्या आवश्यकता है, तो उसके लिए हम विभिन्न फसलों के अनुसार मिट्टी की अलग अलग गहराइयों पे नमूने लेते हैं और इसको हमारे विषय के अनुसार मृदा जो पार्ट्स है जिसको सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, उसकी स्टडी भी कहते हैं। तो वास्तव में हमने यदि नमूने खेत के सही ढंग से लिए और उसकी जानकारी हम विश्लेषण के द्वारा मिली तो ही हम जब उसका उपयोग करेंगे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को प्रदान करने के लिए स्रोत हो, चाहे वो केमिकल हो या रासायनिक हो या जैविक हो या जैविक उर्वरक हो, ये सिर्फ और सिर्फ हम मिट्टी परीक्षण किसी अच्छी स्थापित लैब से करवा के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले किसान भाइयों ये आपको बताना चाहूँगा कि मिट्टी के नमूने के एकत्रीकरण के लिए हमें कौन सा महीना वास्तव में चुनना चाहिए। वैसे तो आप कभी भी मिट्टी ले लें तो उसकी जो जानकारी आएगी वो संदेहास्पद आएगी और उसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले अब तो फसल लगी हुई है खेतों में, तो अभी मिट्टी के जो नमूने हैं इसके लेने की कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल में, तो फसल खड़ी हुई है खेत में। लेकिन जैसे ही खेत खाली होता है, इसका जो सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है वो होता है अप्रैल का महीना, जब खेत से लगभग सभी फसलें कट जाएं आपके खेत से। हो सकता है आपके किसी किसान विशेष के खेत से फसलें मार्च में कट जाएं, तो उस समय आप नमूने ले सकते हैं। और अप्रैल में यदि फ्री होते हैं तो अप्रैल में लें। और नमूने एक्चुअल में केवल खेत के ढलान और समतलता को देखते हुए लेना चाहिए। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत बड़ा अंतर आता है। ये यदि खेत समतल है तो उसे खूंटी गाड़ के अलग डिमार्क कर दें, और जहाँ मतलब ढलान ज़्यादा है, समतलता से ढलान की ओर, वो वाला क्षेत्र को अलग से आप खूंटी लगा के अलग कर लें। तो समतल वाले खेत से नमूने हमें अलग थैलियों में रखना है, और जहाँ ढलान है उस ढलान के जो खेत के नमूने हैं उनको हमें अलग रखना है और उसमें लिखना है कि ये ढलान वाले भूमि के नमूने हैं और ये समतल वाली भूमि के नमूने हैं। अब
प्रश्न उठता है कि अब नमूने, ऐसा नहीं कि हम खेत में गए और मिट्टी उठाई और थैली में भरा और पहचान लिखी और डेट लिखी और आपने दे दिया, चाहे वो समतल मिट्टी का हो या ढलाई मिट्टी के क्षेत्र का हो। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें वास्तव में यदि मिट्टी की जीवटता जाननी है, उसकी ताकत जाननी है, कितनी शेष है, तो हमें सही सही प्रकार की मतलब विधियों को अपनाना पड़ेगा, जिसमें से जो मैं बता रहा हूँ कि आप समतल मिट्टी को, जहाँ आपके खेत की मेड़ है उसको भी 4 भागों में बांट दें, चौकोर हिस्से में लगभग, तो चारों कोने से लगभग 1 मीटर अंदर, समतल मिट्टी वाले क्षेत्र में चारों कोने से लगभग 1 मीटर अंदर खेत की तरफ 4 खूंटी गाड़ लें। अब मैंने स्क्वायर बताया आपको, तो चारों कोने से आपने 4 खूंटियाँ गाड़ दी, तो यहाँ पे 4 नमूने लेना है। फिर खेत के आमने सामने के 2 भाग हैं, वहाँ से भी आपको मेड़ से 1 मीटर के लगभग खूंटी गाड़ना है और इस तरफ से भी गाड़ना है, और चारों तरफ से 1-1 खूंटी 1-1 मीटर अंदर की तरफ गाड़ना है। इस तरह से आपको 4 कोने हो गए और 4 पॉइंट हो गए आपके 2 बीच के और 2 इस तरफ कॉर्नर के, तो इसलिए 8, और 1 सैंपल अपन को समतल मिट्टी के बीच का लेना है, वहाँ पे खूंटी गाड़ना है। ठीक इसी तरह से ये जो ढंग है आपको ढलाई मिट्टी का भी इसी प्रकार से करना है। उसका पहले एक चौकोर बना लें, फिर चारों तरफ के नमूने ले लें जैसे मैंने अभी पूर्व में बताया, और अलग अलग थैलियों में इकट्ठा कर लें। अब कुल मिला के हमारे पास 18 सैंपल लगभग हो जाएंगे, एक समतल क्षेत्र के और एक हो जाएगा आपका ढलाऊ क्षेत्र का। अब ढलाऊ क्षेत्र में आपने 8-9 जगह से लिए और इसी तरह से आपने समतल क्षेत्र से 8-9 जगह से हुए, टोटल 18 करीब नमूने हो गए। तो इन नमूनों को एक बनाने की विधि, ये सर्वप्रथम बहुत आवश्यक है हमारे किसान भाइयों को जानने के लिए। मान लीजिए आपने 9 जगह से मिट्टी एक जगह से 250-250 ग्राम निकाली, तो 9 सैंपल लिए थे आपने, 200 ग्राम निकाली, लगभग 200 ग्राम, तो कितना 2 किलो मिट्टी हो जाएगी समतल क्षेत्र की। इसी तरह से ढलाऊ क्षेत्र की मिट्टी हो जाएगी 2 किलो। अब एक क्षेत्र की मिट्टी, समतल क्षेत्र की मिट्टी का हम ढेर कर लेंगे और इसे क्वार्टरिंग मेथड के द्वारा हम नमूनों को, वो 9 जो नमूने लिए हैं, हम नमूनों को हम एक नमूना बनाएंगे एकीकृत करके। तो उसकी विधि क्या है कि 9 ही जगह के नमूनों को एक तरह ढेर लगा लें और फिर उसमें धन का निशान बनाएं लकड़ी से ऊपर ढेर पे, तो 4 भागों में बढ़ जाएगा ये भाग। तो कोई आमने सामने के 2 भाग एक कर लें और कोई 2 आमने सामने के भाग की मिट्टी को अलग कर दें। इनको अच्छी तरह से मिला के ढेर बनाएंगे आप पहले ही से। अब जो 2 आमने सामने के भाग आपने इकट्ठे किए हैं, उस भाग को आप पुनः मतलब इकट्ठा करेंगे और फिर आपको लकड़ी से प्लस का धन का निशान बनाना और आमने सामने के कोई 2 भागों को हटा देना और आमने सामने कोई 2 भागों की मिट्टी को शेष रहने देना। ये प्रक्रिया जब तक करना है कि जब तक हमारी समतल मिट्टी के जो 6 से नमूने लिए हैं वो लगभग 200 से 250 ग्राम बचे। तो जब 250 ग्राम बच गई तो ये आपका खेत के पूरे समतल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा ये नमूना। मेरी बात समझ में आई ना? इसको ऐसा नहीं कि हमने 9 जगह से लिया और 9 सैंपल बन गए, हम क्वार्टरिंग मेथड से उनके ढेर बना लें और प्लस के निशान तक बना के कोई आमने सामने के 2 भागों को लें और 2 आमने सामने के भागों को डिस्कार्ड करते जाएं, अलग करते जाएं। और ये एक प्रक्रिया जब तक करना है कि जब तक नमूना 2 किलो से लगभग 200-250 ग्राम बचे, और इसको फिर हमको थैली में रख के खेत की पहचान के साथ और दिनांक, और वो खेत की पहचान जैसे आप जानते हैं हर किसान की खेत की पहचान होती है, आम वाला खेत, भी वाला खेत, नींबुआ वाला खेत, या खसरा नंबर याद है तो वो डाल दें आप। लेकिन आपकी खेत की पहचान बहुत ज़रूरी है। यदि हमने सारी विधि बहुत अच्छे से करी और पहचान लिखने में गलत कर गए तो निश्चित रूप से उसके परिणाम
आपको गलत परिणाम देंगे और आपको नुकसान होगा और आप मिट्टी परीक्षण को दोष देंगे। तो पहचान लगाना सही सही बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार से आप ढलाऊ क्षेत्र की मिट्टी के नमूनों को नोई नमूनों को आप मतलब काट छाँट करेंगे, ढेर बना के, धन बना के आमने सामने 2 भाग ले लें और आमने सामने के 2 भाग को अलग करते जाएं और जब तक करें एक क्वार्टरिंग विधि, जब तक कि नमूने का कुल वजन 200 से 250 ग्राम बचे। इस तरह से ढलाऊ क्षेत्र की मिट्टी का नमूना तैयार हो गया। इस पे मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये क्वार्टरिंग मेथड जो आपने बताया, इसको थोड़ा सा और सरलता के साथ एक बार और थोड़ा बताएं, क्योंकि किसान भाइयों को हो सकता है समझने में। हाँ, एक किसान बार भाई, थोड़ा सा और क्या इसको- किसान भाई, जो मैंने क्वार्टरिंग मेथड बताई है तो इसको अपन हिंदी में कहते हैं छटनी विधि, नमूने की छटनी विधि। जैसे आपने इस समतल क्षेत्र से 2 किलोग्राम नमूना लिए हमने 9 जगह से, आपने 2 किलोग्राम नमूना लिया समतल क्षेत्र से। अब 2 किलोग्राम नमूने को तो मिट्टी में नहीं रखेंगे हम, और मिट्टी का प्रतिनिधित्व पूरे समतल क्षेत्र की हो जाए, तो इसलिए नमूनों को हम पूरे 2 किलो मिट्टी को अच्छी तरह से उलट पलट करेंगे, मिलाएंगे। जब मिल गया तो फिर ढेर बना देंगे। बहुत अच्छा। जब ढेर बनाएंगे तो उस पर लकड़ी की सहायता से या हाथ से प्लस का निशान, धन का निशान बना दें। जब धन का निशान बनाएंगे तो 4 भागों में बटा जाएगा एक ढेर, आमने सामने 2 हो जाएंगे और ऐसे आमने सामने में 2 ढेर हो जाएंगे एक नमूने के। तो इस तरह से हमें आगे भी ये प्रक्रिया करनी है जब तक कि वो नमूने का जो साइज है वो 200-250 ग्राम ना बचे। चाहे हमको 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े या 4 बार करना पड़े, 2-3 बार में हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको वो नमूना 250 ग्राम के करीब है जो थैली में लेना है, और थैली में लेकर फिर क्या खेत की पहचान लिखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि इधर से उधर कर दिया आपने तो परिणाम पूरे विपरीत हो जाएंगे। तो इतना ध्यान रखें, जो कि हमने मेरे अनुभव 38 साल के अनुभव में मैंने पाया कि जब हमने इस तरह से किया तो रिपोर्ट कुछ दूसरी थी परिणामों की, और आपने कुछ भी मतलब पहचान गलत लिख दी, नींबू वाले खेत की जगह आम वाला खेत कर दिया, आम वाले खेत की जगह नींबू वाला खेत कर दिया, यानी जिसको बीमारी कुछ थी और कुछ इलाज हो गया। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है। और इन नमूनों को फिर आप थैली में बंद करके दिनांक और डाल के, जो मिट्टी परीक्षण का सबसे विश्वसनीय स्रोत है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उप संचालक कार्यालय होता है, कृषि उप संचालक कार्यालय, और कई अन्य स्रोत भी हैं जैसे विश्वविद्यालय है, या सबसे महत्वपूर्ण तो NFL बहुत विश्वसनीयता से हमारे किसान भाइयों के जो नमूनों की जांच करता है। इनके पास चलित मोबाइल भी होती है और लैब भी होती है। तो यहाँ पे अपने नमूने एकत्रित करके अप्रैल के महीने में, या जब भी आपका खेत पूरी तरह से फसलों से खाली हो जाए, तो तब आप नमूने ले सकते हैं। लेकिन नमूने लेने से पहले, ये तो मैंने आपको विधि बताई, सबसे पहले मिट्टी को, ऊपर की मिट्टी को, कूड़ा करकट जो भी है उसे साफ़ करना है, और साफ़ करने के बाद आपको गैंती मारना है, जिससे कि भी के आकार का, अंग्रेजी के भी के आकार का एक गड्ढा बन जाएगा। अब हमें ये यहाँ पे सावधानी रखना है कि मिट्टी को हम लकड़ी की औजारों से, लकड़ी की एक छिपटी बना लेंगे आप, उसको ऊपर से लेके, जैसे आपने 20 सेंटीमीटर या 21 सेंटीमीटर गहराई का नमूना लेना है, तो उसको इस तरह से चलाएं कि ऊपर से लेके नीचे तक की मिट्टी आ जाए, और इस तरह से एक बिंदु से हमें केवल 250 ग्राम मिट्टी या 200 ग्राम मिट्टी एकत्रित करना है। ऐसी 9 जगह से करेंगे। और यदि कोई और बड़ी व्याधि है खेत में, जैसे आपने गुआवा लगाया या फल के पौधे लगाए और वो 2-4 साल तो अच्छे फल दिए और बाद में सूख जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें आधा मीटर, 30 सेंटीमीटर और लगभग 1 मीटर तक गहराई के सैंपल के नमूने लेने पड़ते हैं। मेहनत तो लगेगी, देखिए जब रोग जैसा जितना बड़ा होता है उतनी डॉक्टर को मेहनत करना पड़ती है। जैसे हमारे आम रोग, जैसे कैंसर होगा तो कैंसर की अलग प्रकार से मतलब पड़ताल करते हैं वो, और अन्य कोई सीरियस बीमारी हो
तो जिस तरह से पड़ताल होती, वास्तव में हमें मिट्टी एक जीवित माध्यम है, तो उसकी पड़ताल भी हमें उसी ढंग से करना होती है, तब जाके हमारी मिट्टी की वास्तविक स्थिति हमको वैज्ञानिक खेती करने के लिए हमको सबल करती है, हमको सक्षम करती है। तो इस तरह से आपने नमूने लिए। अब क्यों लिए नमूने, इसका कारण क्या, क्यों लिए? जैसे मैंने कहा, फलोद्यान करना है तो आधा मीटर से 1 मीटर गहराई के नमूने लेना है, और सामान्य फसलें जैसे खरीफ की, रबी की लेना है तो 20 सेंटीमीटर की गहराई का चलेगा। और चूँकि ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर यानी चल रहा है पूरे विश्व में, तो ये क्या है, बड़ी हल्की मिट्टियों में हो जाते हैं, जैसे कोदो, कुटकी, जई। इनकी गहराई यदि 20 सेंटीमीटर है तो भी इन फसलों का उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। तो इनका 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई का नमूना लेंगे तो भी चलेगा। वैसे इन फसलों के लिए ज़्यादा खाद और न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाजरा और इसको छोड़ के ज्वार को। बाकी सारी फसलें बहुत ही कम जीवांश देने पे, खाद देने पे, जैविक खाद देने से बहुत अच्छा फसल देती हैं। अब इस नमूने लेने का कारण ये है कि हमें पता ये पड़ जाए कि वास्तव में हमारी मिट्टी में व्याधि क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि पोषक तत्वों की ही कमी हो। भाई देखो, उसमें नमूने जब लिए हैं तो विश्लेषण सब प्रकार का होगा। पोषक तत्वों का भी होगा, 16 पोषक तत्व होते हैं, जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, स्फोर, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। विशेष तौर पे हमारे क्षेत्र की मिट्टी में जिंक और मोलिब्डेनम की कहीं कहीं पर कमी आकी गई है, और सल्फर, जिंक और सल्फर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, सल्फर सेकेंडरी पोषक तत्व है और जिंक है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसके लिए हमको नमूने लेना पड़ते हैं। इस तरह से 16 और 17वां जो पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रेंट का जुड़ गया है वो है निकल। इसकी अभी हमारे क्षेत्र में कोई कमी नहीं है, लेकिन इसका विश्लेषण करते हैं। फिर जो हम देखते हैं कि हमारे मिट्टी की जो न्यूट्रेंट प्रदान करने की क्षमता कितनी है। वास्तव में हमारी मिट्टी कहीं वर्षों से केमिकल डाल डाल के, आपने रासायनिक डाल डाल के वो जकड़ तो नहीं गई है, वो ऐंठ तो नहीं गई है, जकड़ी तो नहीं है। तो उसके लिए हमें मिट्टी की जो धनायन विनिमय क्षमता यानी पोषक तत्वों को प्रदाय करने की क्षमता वास्तव में बरकरार है या बहुत ही घट गई है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसे आप लगातार एक छन्नी से 100 कप चाय छान रहे हैं, तो 25-30 चाय तक तो चाय अच्छे से निकलेगी, लेकिन जब उसमें वो चाय छन्नी में बनी रहेगी और आप डालते जाएंगे तो उसको धीरे धीरे उसको चाय छानने की क्षमता कम हो जाएगी। तो तब उसको आपको झटकारना पड़ेगा, उस चाय को छन्नी से अलग करना पड़ेगा और तब बढ़ेगा। तो ऐसे ही क्या हुआ है कि पिछले विगत वर्षों में हमने आधाधुंध तरीके से बगैर विश्लेषण के बहुत सारे रसायन और बहुत सारे कीटनाशक और बहुत सारी टॉनिक खेतों में मिलाई अच्छा उत्पादन लेने के लिए। हमें उसका परिणाम भी पहले अच्छा मिला, लेकिन अब ज़रूरत आ गई है कि किसान भाइयों, आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या अब कितनी हो गई है, 140 करोड़ और इससे भी ज़्यादा अधिक, और ज़मीन का क्षेत्र घट रहा है। तो घटते ज़मीन के क्षेत्रफल और बढ़ती जनसंख्या के मान से हमें मिट्टी परीक्षण हमारा ध्येय होना चाहिए। उसके कारण एक बार मिट्टी परीक्षण करवाओगे तो ये लगभग 3-4 साल तक कारगर रहता है। यदि कोई विशेष फसल पद्धति नहीं अपनाते तो 3-4 साल तक आप फ्री, मतलब वही रिकमेंडेशन जो वैज्ञानिक उस विश्लेषण के आधार पे आपको बताएगा कि आपके नमूने का स्तर उच्च था या मध्यम था विश्लेषण के अनुसार, या निम्न प्रकार का था। तो इस श्रेणी के आधार पे वो अपनी सिफारिश देगा कि आपको फला पोषक तत्व किस किस माध्यम से। ऐसा नहीं है कि आप एक ही माध्यम नत्रजन की आप बात करते रहते हैं किसान भाई के यूरिया तो बहुत खतरनाक है। ज़्यादा यूरिया करना आजकल, वैसे हमारी केंद्रीय सरकार ने अब यूरिया, वो पहले जैसा यूरिया नहीं रहा, अब नीम कोटेड यूरिया ही मिलता है, ये कम घुलता है। लेकिन अधिक यूरिया देने से हमारी जो फसलें हैं वो गर्रा जाती हैं, समझ रहे? ये आपकी ही भाषा है,
गर्रा जाना है ना, उनकी जो वानस्पतिक वृद्धि है बहुत अधिक हो जाती है। अब वृद्धि अधिक हो जाएगी और उसमें पत्तियां अधिक हो जाएंगी और फूल और फल कम आएंगे और फसल ये गिर जाती है हवा में। जैसे अभी जो मौसम चल रहा है, हवा चली, गिर गई, लाजिंग हो गई, तो आपको अच्छी उपज ना मिलने की वजह से उसकी जो है वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। इसे हम लग्जरी कंजम्पशन यानी पोषक तत्वों का अधिक प्रयोग आपने कर दिया बगैर विश्लेषण के। तो ये चीज़ पता पड़ती है। साथ में ये पता पड़ती है कि नाइट्रोजन का प्रयोग हमने यूरिया के माध्यम से भी कर दिया, डीएपी के माध्यम से भी कर दिया, और कभी कभी आपको जहाँ से आप लेते हैं वो एक टॉनिक भी दे देते हैं, उसका भी प्रयोग कर दिया। तो आपको ज़रूरत केवल दलहनी फसलों में, जितनी भी दलहनी फसलें जिनकी जड़ ग्रंथियों में जड़ें होती हैं, उसमें जीवाणु होता है, वो यूरिया की फैक्ट्री का काम करता है। और धान्य फसलों में भी हम जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर देते हैं, वो भी नाइट्रोजन बनाने का काम करता है। तो हमें यूरिया दलहनी फसलों में केवल 15 से 20 किलोग्राम देना है, बाकी बिल्कुल नहीं देना। और इस 1520 किलोग्राम के अलावा फिर हमें समन्वय करना है जैविक खादों का, यानी आपका कंपोस्ट का, वर्मी कंपोस्ट का, या किसी अन्य विधि से अच्छा सड़ा हुआ खाद जो बना हो। और विशेष तौर पे केंचुए का खाद वर्मी कंपोस्ट बहुत ही कारगर है, इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि हमें 20 किलो यूरिया देना है तो 10 किलो हम रासायनिक के माध्यम से दें और 10 किलो हम जैविक उर्वरक और जैविक खाद, यानी सड़ा हुआ गोबर का खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, इसका मीज़ान मिला के, और ये जो रिपोर्ट मिलेगी आपको पिछले, उसमें वो वैज्ञानिक पूरा लिख के देता है, हिंदी में लिख के देता है कि इतना आप गोबर का खाद मिलाएं, इतना वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। ये फसल है, यदि दलहनी सोयाबीन है, चना है, या कोई अन्य दलहनी फसल है, चाहे अरहर है, तुअर जिसे बोलते हैं, या आपकी लेंटिल क्रॉप है जिसे मसूर बोलते हैं, या मटर है, तो इसमें हर फसल के अनुसार जो जीवाणु कल्चर है वो अलग अलग होता है, फसल के अनुसार उसके पैकेट पर लिखा रहता है। तो किसान भाई इनका प्रयोग करके मिट्टी परीक्षण का पूरा लाभ ले सकते हैं। जैन साहब, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था कि किसान कई बार आसपास के खेत होते हैं बहुत सारा, ये जो मिट्टी परीक्षण हम करते हैं जी, ये कितने क्षेत्र के लिए उपयोगी हो जाता है? जैसे कई बार हर किसान ये नहीं कर पाता, वो सोचता है आसपास की ज़मीन का कोई किसान ये कर लेगा तो हमको जानकारी मिल जाएगी। तो ये कितने एरिया के लिए ये मुफीद होता है अगर कोई परीक्षण हो रहा है कहीं पर, और उसको करने के बाद जैसा आपने कहा सामंजस्य होना जरूरी है, बिना रसायन के भी खेत नहीं है, बिना जैविक खाद के भी नहीं है, उसका किस तरीके से यूटिलाइजेशन या कहें हम मिला, किस तरीके से उसका संयोजन करना है, उनको कहाँ, वो थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, इसके लिए जो भी आप नमूने आप जब लेंगे, या आप सरकारी एजेंसी उप संचालक को जब आप सूचित करेंगे खेत के नमूने के लिए, तो आजकल ऐसी व्यवस्था है कि वो जो है ना ग्रिड के अनुसार नमूने लेते हैं। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। तो एक ग्रिड में यदि आपने 5 किसानों को सेलेक्ट कर लिया, 5 किसानों की ज़मीन जो आपको दिख रही है, 5 किसानों को, एक ग्रिड में 3 गांव भी आ सकते हैं, 10 गांव भी आ सकते हैं, और 6 गांव भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 10 गांव आते हैं। तो ग्रिड के अनुसार वो 4 या 5 किसानों के नमूने खेतों के लेंगे, तो वो पूरे गांव के जितने भी आपके खेत हैं, जितना भी क्षेत्रफल है उन 10 गांवों का, वो पूरा उसका प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसमें ये एक बात छोटी सी और है कि किसान कई बार अनपढ़ होने के कारण या समझ में थोड़ा सा एक फेर होने के कारण ये पद्धतियों को समझ नहीं पाता है कि सैंपलिंग कैसे करना है। क्या कोई सहयोग करता है इस कार्य में? क्या सरकारी तौर पर कोई उनकी मदद कर सकता है कि हमको मिट्टी की सैंपलिंग लेना है, ऐसा कुछ कोई व्यवस्था होती है क्या? आजकल सरकार ने 265 लैब मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लाभ के लिए ही खोल दी हैं। तो आप एक अपना आवेदन उप संचालक कृषि को दें जिले के, या ब्लॉक लेवल पे हो तो आप मतलब वहाँ का जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर है SDO उसको दें, वो उसको फॉरवर्ड अग्रेसित करेगा उप संचालक के लिए। फिर उप संचालक अपने ग्राम सेवकों की टीम बना के आपके साथ भेजेगा, नमूना कैसे लेना है
और ग्रिड के अनुसार कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें वो आपको बता के और आपके नमूने एकत्रित कर लेगा। आपको स्वयं यदि नहीं बन रहा है तो आप आवेदन देके अपनी टीम को साथ लें, तभी आप मिट्टी परीक्षण से अपने अनुसार विभिन्न फसलों का लाभ ले पाओगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। यानी मिट्टी का परीक्षण अगर सही सैंपलिंग के आधार पर लिया जाए और अगर सही जगह पर पहुंचाकर उसको किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा इस पर भी मतलब डिटेल या विवरण में हम बताएं, जैसे आपने जिक्र किया कि एनएफएल और ऐसे कई केंद्र जगह जगह बनाए गए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से किसानों के सैंपल को परीक्षण करने का कार्य कर रही है। आसान तरीके क्या है, किस तरीके से अपनी सैंपलिंग को पहुंचा सकते हैं, गांव में होता है, शहर में है, या राज्यों में ऐसी कौन सी व्यवस्था है, थोड़ा सा इस पर और प्रकाश डालिए। किसान भाइयों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसान भाई अधिकतर इस भ्रम में रहता है कि भाई जब आपने आवेदन दिया उस संचालक को तो टीम जाएगी लेगी नमूने, तो वो नमूने अपने साथ ले जाएगी, आपका पूरा डिटेल वो नमूना साथ ले जाएगी। यदि एनएफएल की लैब जो चलित मोबाइल है तो वो तो आपके खेतों में यदि जा रही है ऑफ सीजन में, तो वो वही नमूने लेके और वहीं के वहीं आपको रिजल्ट भी बताती है, चाहे वो एनएफएल की हो या चाहे कोई अन्य मतलब संस्था की चलित मोबाइल हो। तो आप जिस क्षेत्र में है वहाँ का जो एसडीओ या उप संचालक है वो जो टीम बनाएगा, वही टीम आपको नमूने की लेकर और उसका सारी क्रियाविधि करके अपने साथ ले जाएगा। और फिर वो उसका समय भी है, इतने अंतराल में आपको वो सूचित करके कार्ड बना के देगा, और जिसका लाभ आप में उसमें हिंदी में लिखा रहता है कि कौन सा पोषक तत्व, कितना जैविक खाद, कितना जैव उर्वरक आपको किस फसल को देना है, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को बेहतर कृषि की उपज और लाभ मिल सके। तो ये इसमें थोड़ा सा एक विषय ये भी था कि लागत का कुछ होता है क्या, कुछ क्या पैसा देना पड़ता है इसके लिए, या कोई खर्चा होता है क्या, देखिए कोई चीज है इसमें? भारत सरकार ने जो योजना चलाई है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये इसमें मात्र जो योजना चल रही थी जब तो बिल्कुल फ्री था, अब योजना फिलहाल में अभी रुकी हुई है, चालू होने वाली, लेकिन अभी भी जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो किसान हैं उनके लिए मात्र 4 से 5 रुपए लगते हैं। कितने लगते हैं? 4 से 5 रुपए बस पर नमूने। और यदि आपने यूनिवर्सिटी में करवाया, किसी विश्वविद्यालय में करवाया, तो इसी नमूने के आपको 600 रुपये लगेंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय को गवर्नमेंट ये ऐड नहीं देती, उसमें केमिकल बहुत महंगे महंगे केमिकल लगते हैं विश्लेषण में, इसलिए 600। यदि वो प्रदाय कर देती है सहायता, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने भी कई हजार सैंपल करके दिए हैं मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश पे। जब वो आर्थिक मदद देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो इंदौर की लैब है, ग्वालियर की लैब है, ये उसी दर पे जो आपका डिपार्टमेंट करता है 50 मृदा हेल्थ स्कीम के तहत 50 रुपये कंप्लीट विश्लेषण के लिए 50 रुपये, नहीं तो जो योजना है मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के किसानों के लिए 5 रुपये वाली उप संचालक स्तर पे आप करवा सकते हैं। अब एनएफएल के रेट मुझे पता नहीं है वो फ्री में करते हैं या मतलब एनएफएल के कुछ अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो हमको पता चला कि वहां पर भी फ्री में ये होता है, फ्री में होता है। देखिए आप तो एनएफएल में भी ये कर सकते हैं, एनएफएल में फ्री में होता है तो एनएफएल का फायदा उठाएं। भाई वहां से करवाएं जहां से आपको ये विश्वास हो जाए कि जो इन्होंने बताया था और वो वैसा हमने किया तो हमें उसका फायदा मिला, तब तो मिट्टी परीक्षण करवाने का कोई फायदा है। अदरवाइज अगर आपको रोग टीबी का है और परीक्षण करवा लिया आपने किसी दूसरे रोग का और खाली दवाई दूसरे रोग की, तो क्या होगा? आपका स्वास्थ्य अच्छा होने की जगह बिगड़ जाएगा। तो ये सारी जानकारी हमें मिट्टी परीक्षण से मिल जाती है कि हमें वास्तव में किस खेत में किसकी आवश्यकता। जरूरी नहीं है कि हम पोषक तत्व डालें ही, यदि उसमें उच्चतम स्तर निकलता है, जैसे पोटास का स्तर हमारी कई मिट्टियों में अधिक पाया जाता है, तो वहां पे पोटास देने की आवश्यकता नहीं है। और
कुछ पोषक तत्व जिंक या इनकी कमी ना हो, कई खेतों में कमी है तो वहाँ पे देना पड़ेगा। तो बहुत सारी कटौतरा आपके खर्चे में हो जाता है विश्लेषण करवाने से। बिल्कुल। अब ये जैसे अपन बात कर रहे हैं, वैसे तो हमारा कार्यक्रम पूरे देश में सुना जाने वाला है वीडियो के माध्यम से, लेकिन हमारे रेडियो कर्मवीर के दर्शक है जो सीहोर और भोपाल के हिस्से में हैं जी, आमतौर पर इनकी मिट्टियों में किस तरीके के कमियां नजर आती है? हाँ। ये इलाका है, इसकी बात ये करें। इस क्षेत्र के मैं विगत 38 वर्ष से मैं राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान में मृदा विज्ञान के वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ और हमने कई बार जिले स्तर पे इसका सर्वे किया है। तो हमने पाया है कि यहाँ पर 90 से ज़्यादा परसेंटेज जो कमी पाई गई है पोषक तत्व की, वो है सूक्ष्म पोषक तत्व जस्ता, जिंक की कमी। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिला कमी का वो है सल्फर। इसका कारण सल्फर का ये है कि हम तिलहनी फसलें ज़्यादा ले रहे हैं कई वर्षों से। जैसे आप सोयाबीन की फसल लेते ही लेते हैं, तो सोयाबीन की फसल एक तिलहनी फसल है और अलसी भी लेते हो आप, फिर बाद में अन्य तिलहनी फसल भी लेते हो, कुसुम भी लेते हो। तो इसके कारण मृदा से इसका अवशोषण ज़्यादा होता है, इसलिए इसकी कमी है सल्फर की। और जस्ता की प्राकृतिक रूप से कमी है, तो जस्ता को हमको विश्लेषण के बाद हमें कितना देना है ये पता पड़ जाता है। जनरली 25 किलोग्राम प्रति 2 वर्ष के बाद जिंक देना है और जिंक सल्फेट देना है, तो 50 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति 2 वर्ष में एक बार दें। तो जस्ता की बिगर विश्लेषण के भी आप दें और 20 किलोग्राम सल्फर दें प्रति हेक्टेयर, तो भी इसकी पूर्ति हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें आज हमारे किसान बंधुओं को जानने को मिली है। सबसे बड़ी बात किसानों को आज ये जानने को मिला कि आखिर मिट्टी का परीक्षण का नमूना किस तरह से हमको इकट्ठा करना है, उसको इकट्ठा करने के बाद हमको कहाँ पर जाकर उसको ले जाना है, कौन सी सही लैब, किस तरीके के सही संस्थान है जहाँ पर जाकर हम अपने मिट्टी के परीक्षण को करा सकते हैं। सबसे बड़ी बात जैन सर जो आपने हमको आज बताई है वो ये कि फ्री में NFL और ऐसे कई संस्थान, कई सरकारी योजनाएं जहाँ पर हमको फ्री में भी मिट्टी के परीक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो किसान भाइयों, इस एपिसोड का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। अभी अप्रैल का महीना ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी अप्रैल का महीना भी आने वाला है। उस स्थिति में हमको अपनी मिट्टी के परीक्षण का सही तरीका अपनाते हुए सैंपलिंग करना है, नमूना इकट्ठा करना है और उसको इकट्ठा कर कर सही जगह पर ले जाकर बिल्कुल कम लागत में, क्योंकि अगर आपके मिट्टी का परीक्षण होगा तो आपको बेकार के रसायन, मतलब हर तरीके की जो चीज़ें हैं, कौन सा रसायन या कौन सी जैविक खाद, किस तरीके की खाद का उपयोग करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो बड़े आसानी से आप अच्छी फसल को अपने खेतों में पा सकते हैं। और ये रिपोर्ट कारगर रहती है 3 साल तक। और बताइए 3 साल तक आपको फिर दोबारा सैंपलिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी है। तो मुझे लगता है कि आज का जो ये अंक है जैन सर, आपकी इतनी उपयोगी जानकारी आज हम लोगों को मिली है। निश्चित तौर पर हमारे कृषक, हमारे किसान बंधु, हमारे भाई, हमारी बहनें, ये सब इसका लाभ उठाने वाले हैं। मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं कि आज आपने रेडियो कर्मवीर के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में बहुत उपयोगी जानकारी दी है। और मैं किसान भाइयों आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारा रेडियो कर्मवीर 90.0 FM लगातार, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम मेरी माटी मेरे खेत के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कि हम NFL के सहयोग से चला रहे हैं, ये निश्चित रूप से आपको बहुत प्यारी जानकारी हम आगे चलकर देने वाले हैं जो आपकी खेती को अच्छा करने में उपयोगी होगी। मैं आज के अपने इस अंक में आपसे अनुमति लेता हूं। आने वाले अंकों में हम और सारी बातें, कैसे किसानी अभी के मौसम में किन फसलों पर हमको काम करना है, किस तरीके से हम अपनी फसल को बढ़ावा दे सकते हैं, कौन सी फसल लगाना चाहिए, उसमें किस तरीके के हम चीज़ें उपयोग कर कर उसको बेहतर कर सकते हैं, आगे बात करेंगे। जैन सर भी हमारे साथ होंगे कई आगे के अंकों में, और भी हम कई विशेषज्ञों को आपके बीच लेकर आएंगे। मुझे उम्मीद है आज आपने इस कार्यक्रम को पूरा सुना होगा। आगे भी आप इस तरीके से हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ते रहे। आप 90.0 रेडियो कर्मवीर के 90.0 FM पर जन गण मन की बात को सुनते रहिए और हमारे YouTube चैनल पर भी जरूर जाकर हमारे इन वीडियोस को बार बार देखिए। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आओ हम सब थामे हाथ, गांव शहर के करेंगे बात, खेतों और
और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM। रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ। रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।